तखार साहब, आपकी तरफ आते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, अदम तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तानियों को हर कीमत पर मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। लालच, नफसियाती फ़रार, बेहतर मुस्तक़बिल की ख्वाहिश वन ऑफ द रीज़न है। जो जाता है अपने गांव में पैसे भेजता है तो गांव के जो दूसरे लड़के हैं वो कहते हैं कि देखो वो वहाँ पे गया हुआ है फ्रांस में, उनका घर देखो, उनके घर में तो एसी भी लग गया है, उनके पास तो गाड़ी भी आ गई है। तो अच्छी वाली अपनी ज़मीनें बेच के लाखों रुपए दे के फ्रॉडियों को चले जाते हैं जी। असल में हमने ये जो किश्तियों में लोगों डंकी लगा के वाक़या हुई उसको हुकूमत पाकिस्तान ने संजीदगी से नहीं लिया, वक्ती तौर पे चंद गिरफ्तारियां की और मामले को ख़त्म कर दिया। अगर इस मामले को कौमी मामला समझा जाता तो आप यकीन करें कि जो बातें अभी दोस्त कह रहे थे जैगम कि बर्मा और कंबोडिया के जंगलात में वो या तो किसी जंग के फरीक है या वो गुलाम है, कभी भी ना बनते, क्योंकि यहाँ से जाते कोई ना। और ये कितनी खौफनाक बात आज तस्लीम की जा रही है कि हमारे पास डाटा ही नहीं है। माने हमें पता ही नहीं है पाकिस्तान के लोग जो बाहर जाते हैं, पाकिस्तान में लोग वापस कितने आते हैं। अगर डाटा नहीं है तो फिर हमें एयरपोर्टों पे घंटों लाइनों में खड़े होकर ठप्पा लगवाने के लिए क्यों रोकते हो जी? इसका मतलब वो ठप्पा भी तुम्हारा जैली है। सही। तो क्या गेम खेल चल क्या रही है, कौन चला रहा है सारी खेल को? ये इतनी मुख्तसर सी बात नहीं है। आप कह रहे हैं 40,000 लोग चले गए, बहुत बड़ा फिगर है। वो कहाँ जाते हैं? तुर्की, फिर लिबनान, फिर उर्दन, फिर मिस्र। खुदा का खौफ करो। उसकी वजह क्या है? उसकी वन ऑफ द रीज़न जो है वो है $1 जो है, 1 पाउंड जो है वो पाकिस्तानी कितने रुपयों के बराबर है? 1 बरतानवी पाउंड पाकिस्तान के 400 रुपए के बराबर है। लेकिन ये ईरान इराक है ना, बरतानिया थोड़ी जी। वहाँ भी यही है, वहाँ पे तो बहुत खतरनाक हालात हैं। इराक में सफाइयाँ करते हैं सड़कों के ऊपर, चौकीदारा करते हैं, अपना जो भी घटिया से घटिया काम करने को मिले, क्योंकि इलीगल है वहाँ पे। तो यानी वो उनको ये लगता है बेरोजगारी और महंगाई से बचने का शायद ये एक रास्ता है। ये रास्ता गलत है और इस रास्ते में जिम्मेदार पाकिस्तान के वो इदारे हैं जिनका काम था कि उन लोगों को गिरफ्तार करके एक मिसाल कायम कर लेता। रज़ा साहब, आपकी तरफ आते हैं। जब पाकिस्तानी खतरनाक, गैर महफूज और जंग ज़दा ममालिक को ये समझेंगे कि वो बेहतर मुल्क है और वहाँ पर छुप जाएंगे या जाके स्लिप हो जाएंगे, तो इसमें गलती किसकी है फिर, अवाम की या रियासत के निज़ाम की? अच्छा, मैं कब 2 भूल गए। एक तो जो वो भिखारी जो कि हमने सऊदी अरेबिया और यूएई में भेजे हुए हैं जी, वो भी एक अच्छी खासी एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की। मेरे ख्याल में उसके ऊपर भी कुछ जिक्र होना बहुत दफा हुआ, दोबारा भी याद कर लेना चाहिए। और फिर वो लोग जो कि बहीरा रूम के पानियों में दफन हो चुके हैं, कितने सारे। फिर एक साल ऐसा था जब 8 से 10 लाख लोग मुल्क छोड़ गए, और वो वाला ग्रुप था जो कि काम करने वाला ग्रुप होता है जी, वर्किंग एज के अंदर से। और ये फिर अगले साल कम होके 3 से 4 लाख हो गए, और पिछले साल 70 से 80 हजार का नंबर था सर। तो ये है नंबर जिस तरीके से कि पाकिस्तान के अंदर से लोग छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, क्यों ना छोड़ के जाए? उम्मीद नहीं है किसी किस्म की भी, उम्मीद क्यों नहीं है? अगर आपको पाकिस्तान के देखिए ना, 60% लोग इस वक्त 25 साल या 30 साल की उम्र से उससे कम उम्र के लोग हैं। इन सबको 20, 25, 22 के बाद नौकरी चाहिए होती है। और अगर नौकरियां देनी है, जो कि रिक्वायरमेंट की गई, वर्क किया गया, उसने कहा कि 20 से 25 लाख नौकरियां सालाना पैदा होनी चाहिए पाकिस्तान की मईशत के अंदर। तो फिर जाके ये जो खेप तैयार होती है हर साल, हम इसको किसी तरीके से समा पाएंगे। हमारी उसके लिए जो ग्रोथ रेट चाहिए वो 6 से 7% होनी चाहिए। हमारी ग्रोथ रेट माशाल्लाह 2.6% के करीब है, यानी उससे आधी। तो ये जो 10 से 12 लाख या 15 लाख लोग जिनको नौकरियां नहीं मिलती, वो फिर यही कुछ करेंगे ना जो कर रहे हैं, जिस तरीके से जगन साहब ने बताया कि कहाँ पे घूम रहे हैं। वो तो उनके लिए पास चॉइसेस बड़ी कम है ना। शहजाद साहब, कतर कलामी की माजरत, लेकिन हमने ये भी देखा कि पीआईए का अमला, कनाडा में स्पेशली खबरें आती हैं, स्लिप हो जाता है। स्टूडेंट्स जो कि स्कॉलरशिप पे गवर्नमेंट से भारी भारी रकम लेके जाते हैं वो चले जाते हैं। कई प्रोफेसर जो कि पीएचडी की डिग्री हासिल करने जाते हैं वो गायब हो जाते हैं। हाँ, वो भी बिल्कुल सही है, ऐसा होता है। लेकिन बहुत सारे आ भी जाते हैं। मेरे ख्याल में फिर भी तालीम का जो निज़ाम है, तालीमी निज़ाम के हिसाब से कुछ ना कुछ, और कुछ कवानीन की रिस्पेक्ट करने के हिसाब से। लेकिन जो बड़ा नंबर है
उसको ना उसमें इसमें उसको मत कवर कीजिए। वो जो हम जिस नंबर की बात कर रहे हैं, जिन लोगों की बात कर रहे हैं, हमें उनको सामने रखना चाहिए। और जब हम उनको देखते हैं तो फिर वो उनके पास दो ही रास्ते हैं ना, वो कहते हैं या भूख से मर जाएं या ये रिस्क ले लें कि अच्छा बर्मा के जंगलों में जाके देख लेंगे वहां से आगे थाईलैंड का रास्ता बनता है कि नहीं बनता, या ये कि ग्रीस के पास जाके फिर पानियों में बह जाएंगे। अगर जिंदगी रही, अल्लाह पे यकीन रहा, तो फिर हम आगे इंशाल्लाह हम इटली और स्पेन भी पहुंच जाएंगे। और फिर वहां जिस तरीके से पाउंड या डॉलर की कीमत के अंदर कुछ फायदा होता है वो शायद लेरा में या किसी भी तरीके से इनको भी फायदा। कहने का मतलब है पाकिस्तान की मईशत जब तक दुरुस्त नहीं होगी। अच्छा, एक और फाइनल पॉइंट, ये मुझे ये बताइए कि क्या ये हम जो बातें करते हैं इसलिए करते हैं ताकि हमारे हुक्मरानों को पता लगे, उनको वैसे इन चीजों का नहीं पता, वो लोग नहीं जानते कि ये सब कुछ हो रहा है। तो बेशक हम वावेला और नोहा तो पढ़ते हैं रोजाना, और ठीक है आपने हमारी जिम्मेदारी लगाई हुई है, लेकिन मैं हैरान हूं कि हमारे कहने के ऊपर कोई अमल करे नहीं। हमारा तो काम है ना कि चीजों और इश्यूज को उठाना। हमारे तो हुक्मरानों के पास तो रिकॉर्ड भी नहीं है ना। इसी पर हम बात करेंगे रजा रूमी साहब से। रजा साहब, हजारों पाकिस्तानी चले गए ईरान, इराक, कंबोडिया और फंसे हुए जंगलों में भी बर्मा के, लेकिन कहा यह जाता है कि ना तो हमारे पास इनका रिकॉर्ड है, ये सिर्फ इंसानी अलमिया है या रियासत निगरानी और सिस्टम पर एक संगीन सवालिया निशान? जी, ये सभी कुछ है, लेकिन अव्वलीन तौर पर ये रियासती नाकामी है और उसके कई डायमेंशंस जो हैं वो जिक्र हो चुके हैं। सबसे पहले तो जाहिर बात है माशी तरक्की का सवाल है। देखिए, जो अभी ताज़ा तरीन आदादो शुमार आए हैं उसके मुताबिक 22% नौजवान जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, यानी कि जो 18 से 25 साल की उम्र के, और तकरीबन 20 मिलियन उनकी तादाद, गोया के 2 करोड़। अब आप मुझे ये बताइए कि उनकी नौकरियों का कौन बंदोबस्त करेगा? जाहिर बात है कि रियासत जो है, पाकिस्तान का आइन में प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी दर्ज है, चैप्टर है पूरा, और उसमें ये दर्ज है, ये जब आइन बनाया गया था 73 का, इसके मरवजा असूलों के तहत ये कहा गया था कि रियासत जो है वो एम्प्लॉयमेंट की जिम्मेदार होगी। ये लिखा हुआ है, ये मैं नहीं खड़ा, ये दर्ज है उस मुत्तफिका आइन में। और यही वजह है कि पाकिस्तान की जो सियासी पार्टियां, पाकिस्तान के मुक्तदर हल्के, वो इस चीज की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। क्यों नहीं सरमायाकारी हो रही? बैरूनी सरमायाकारी छोड़ दीजिए जो बाहर से आनी है, जो मुल्क के अंदर सरमायाकार हैं वो क्यों नहीं सरमाया लगा रहे ताकि नौकरियां बने, ताकि ये बच्चे जो है ये यहाँ पर जंगलों में ना भटके या गुलाम ना बन जाएं या कश्तियों में ना डूब जाएं। पहली तो ये बात है। दूसरा मसला लॉ इन्फोर्समेंट का है, यानी कि जब कानून की अमलदारी नहीं होती, जो ट्रैफिकिंग के रिंग्स हैं जिनकी सरपरस्ती FIA, पुलिस और दीगर ऐसे इदारे जिनकी रिपोर्ट्स बारहा आती रही हैं, वो नहीं करते, तो फिर ये बतलाइए कि उस सूरत हाल में क्या किया जाए। ये दूसरी बात है। और ये तीसरी जो बात है कि ये ग्लोबल ट्रैफिकिंग रिंग्स है, ये सिर्फ पाकिस्तान में ट्रैफिकिंग नहीं होती, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये इसके ताने बाने दुनिया भर में मिले हुए हैं। और पाकिस्तान को दीगर ममालिक के साथ जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर मिलकर इसके ऊपर काम करना होगा मुझे। और फाइनल चीज जो इफ्तिखार साहब ने इशारा किया था, जो फैमिलीज होती हैं जो अपने बच्चों को 18-19 साल के बच्चों की जिंदगी दांव पे लगाकर अब गाय भैंस बेचकर किश्तियों में बिठाते हैं ताकि वो पानियों में बह जाए, खुदा न खास्ता, उनको भी तो देखना होगा ना। और फाइनली देखिए, भुट्टो साहब ने 70s में ये बाहर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट का प्रोग्राम स्टार्ट किया था, दुनिया भर में कर रहे हैं, कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन उसकी मरवजा प्लानिंग होती है। जी बिल्कुल रजा साहब, उसके लिए एक प्लान होता है, उसके लिए कुछ उसूल होते हैं, कुछ कवानीन होते हैं जिन पे अमल दरामद करना जरूरी होता है। आज प्रोग्राम से आपसे इजाजत लेंगे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।